आज के मुख्य समाचार। शिमला के चर्च और गांधी की मूर्ति के सामने गंदगी का अंबार। टनल 17 पर डटे किसान 10 दिन से भूख हड़ताल पर। राम मंदिर में आयुर्वेदिक कैंप। हिमाचल के बेड़े में जुड़ेगी 24 नई वॉल्वो बसें। शिमला उच्च न्यायालय को फिर बम धमकी। राज्य के कई भागों में झमाझम बारिश। राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दी श्रद्धांजलि। हिमाचल प्रदेश में राशन मिलेगा चेहरा स्कैन कर। आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में ऐतिहासिक जीत। घनश्याम भारद्वाज ने नेशनल डेफ ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जो अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, इन दिनों अव्यवस्था और गंदगी के कारण चर्चा का विषय बन चुकी है। शिमला के प्रसिद्ध चर्च और गांधी की प्रतिमा के सामने क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से एक बाजार लगा हुआ था। अब वह बाजार हट चुका है, जो पीछे अपनी गंदगी छोड़कर जा चुका है। कूड़े का दृश्य बेहद निराशाजनक रहा है। गांधी जी की प्रतिमा के सामने फैली प्लास्टिक की बोतलें, खाने के पैकेट्स और अन्य कचरे ने पूरे क्षेत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। यह वही स्थान है जहां पर्यटक देश विदेश से आकर फोटो खिंचवाते हैं और शिमला की विरासत को महसूस करते हैं। इस कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित थे, लेकिन इसके बावजूद ऐसे नजारे यह सवाल खड़ा करते हैं कि क्या प्रशासन सिर्फ औपचारिकताओं तक ही सीमित रह गया है। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन चर्च परिसर में प्लास्टिक बोतलों और कचरे की मौजूदगी से यह स्पष्ट होता है कि यह कानून सिर्फ आम जनता के लिए लागू है, आयोजकों और बड़े कार्यक्रमों के लिए नहीं। प्रशासन और आयोजकों से यह अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में ऐसे किसी भी आयोजन के बाद सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और कानून सभी के लिए समान रूप से लागू किया जाए, वरना शिमला की सुंदरता और पहचान दोनों ही खतरे में पड़ सकती है। रेलवे प्रोजेक्ट से प्रभावित हो रहे 9 गांव के ग्रामीण पिछले 23 दिनों से टनल नंबर 17 के बाहर धरने पर बैठे हैं। विरोध कर रहे ग्रामीणों में से कई लोग पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर है। वे लोग रेलवे प्रोजेक्ट से हो रही संभावित भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, पर्यावरणीय क्षति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। धरने स्थल पर तनाव उस वक्त बढ़ गया जब आज कुछ कंपनी से जुड़े कर्मचारी मशीनों को स्टार्ट करने पहुंचे। ग्रामीणों ने इसका तीखा विरोध किया और आरोप लगाया कि उनकी अनदेखी कर जबरन कार्य शुरू करवाया जा रहा है। धरने में शामिल एक बुजुर्ग किसान ने कहा कि हम 23 दिनों से यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन हमारी सुरक्षा की गारंटी देगा? साथ ही उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिना उचित मुआवजा पुनर्वास योजना के कोई काम नहीं होने देंगे। प्रशासन हमें लगातार नजरअंदाज कर रहा है। वहीं रेलवे और कंपनी के प्रतिनिधि इस परियोजना को जल्द शुरू करने के प्रयास में हैं, जिससे क्षेत्रीय विकास की बात की जा रही है, लेकिन बिना आम सहमति और संवाद के यह प्रक्रिया लोगों में आक्रोश बढ़ा रही है। मैं देवीराम नोग निवासी, हम जो टंडल के ऊपर हमारे को 53 दिन है और यहाँ पर आज जो है ना एक मतलब जो ऐसी पार्टी आई हुई थी जिनका हमारे को पता नहीं है वो किसके आदमी है किसके ना है, और मतलब जो यहाँ ज़बरदस्ती जो है अंदर टनल के अंदर घुस के उन्होंने मतलब जो अंदर मशीनें स्टार्ट कर दी और मतलब जो है मशीनों को उड़े लेके आ रहे थे और मतलब उन्होंने उदंग मचाया हुआ था और मतलब जो 3-4 मतलब जो है गुंडा टाइप आदमी भेजे हुए थे। वो पता नहीं किसी ने भेजे, वो हमारे को साहब ने भेजा हुआ, हमारे को नहीं पता कौन साहब है या कौन है उनको भेजने वाला। तो ऐसा है, हमारी मतलब दरख्वास्त है, मतलब अपने प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि मतलब जो है प्रशासन खुद आके यहाँ मतलब जो है पूरा मतलब अपनी जो ड्यूटी है वो तैनात करके अपने 2-4 सिपाही भेज के और यहाँ पर मतलब तैनात रहे, क्योंकि यहाँ पर खतरा है हमारे को कि मतलब जो है ऐसे गुंडे रात को मतलब पत्थर भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे को बहुत खतरा है यहाँ, और मतलब जो है वो गुंडे आए और सीधे अंदर टंडल में चले गए और टंडल में जाकर उन्होंने मशीनें स्टार्ट कर दी
अगर कुछ भी नुकसान होगा या मतलब जो है कोई भी क्षति पहुंचेगी तो प्रशासन इसका जिम्मेदार है और प्रशासन के पास हमारी यही दरखास्त है। नमस्कार जी, आज हमें हड़ताल में 23वां दिन हो गया है और 10वां दिन हमें भूख हड़ताल पे हो गया है। और आज सुबह 5 बंदे आए थे यहाँ पे और पहले तो वो इधर उधर देख रहे थे और बाद में वो टंडल के अंदर चले गए और ज़बरदस्ती मशीनें स्टार्ट करने लग गए और जो हम होने नहीं देंगे। जब तक हमारा फैसला निष्पक्ष नहीं हो सकता तब तक हम भी इस कार्रवाई को नहीं होने देंगे। और हमें नहीं पता वो कहाँ से आए हैं, कौन से बंदे हैं और ज़बरदस्ती मशीनें चला रहे हैं। मेरी प्रशासन से यही गुहार है कि जल्दी से जल्दी हमारा कार्य किया जाए और ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए तो हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी दी जाए। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के बेड़े में चलती 24 नई सुपर लग्जरी वॉल्वो बसें शामिल होने जा रही है। ये सभी बसें बेंगलुरु से हिमाचल के लिए रवाना हो चुकी है और प्रदेश में पहुंचने की संभावना जल्द ही बताई जा रही है। ये बसें न केवल यात्रा के लिहाज से आरामदायक होगी बल्कि आधुनिक सुरक्षा तकनीकों से भी युक्त होगी। इन वॉल्वो बसों में पहली बार स्मार्ट अग्नि सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है। बस के भीतर तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने या धुआं उड़ने की स्थिति में ऑटोमेटिक रूप से छत पर लगी 32 नोजल से पानी की बौछारें शुरू हो जाएगी। इसके लिए बस के छत पर पाइपलाइन और नीचे 200 लीटर का टैंक लगाया गया है। साथ ही नाइट्रोजन सिलेंडर भी बस में उपलब्ध रहेगा। यदि कोई यात्री बस के अंदर धूम्रपान करता है तो तुरंत सायरन बजेगा। CCTV कैमरे बस के अंदर और बाहर लगे रहेंगे। कैमरे 6 दिन तक रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखेंगे। यात्री की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह लग्जरी सुविधाएं जोड़ी गई है। नई बसों को शिमला, तारादेवी, कांगड़ा, नगरोटा, पालमपुर, देहरा, कुल्लू और नालागढ़ के डिपो को आवंटित किया जाएगा। इसके लिए बेंगलुरु में ड्राइवरों और तकनीकी कर्मचारियों की टीम पहले से भेजी जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी दी है कि इन बसों से यात्रा न केवल आरामदायक होगी बल्कि सुरक्षा भी होगी। उन्होंने बताया कि HRTC की कुछ पुरानी बसों में आग लगने की घटनाएं हुई थी, इसीलिए सुरक्षा तकनीकों को और मजबूत किया गया है। इन नई बसों को जल्द ही प्रदेश के विभिन्न रूटों पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राज्य उच्च न्यायालय को एक बार फिर बम धमकी मिली है। इस गंभीर सूचना के बाद शिमला पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे न्यायालय परिसर में गहन खोज कार्य शुरू किया गया। इस धमकी सूचना को गंभीरता से लेते हुए परिसर को तत्काल खाली करवाया गया और कार्यवाही आरंभ की गई। यह कोई पहली घटना नहीं है जब इस प्रकार की धमकी मिली हो। इससे पहले भी कई बार धमकी मिल चुकी है लेकिन किसी प्रकार का विस्फोटक नहीं हुआ था। यह धमकी भी गलत पाई गई थी। इसी तरह हाल ही में सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास और जिला उपायुक्त कार्यालयों को भी धमकियां मिली थी। उनमें भी अधिकांश धमकियां झूठी पाई गई लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। पुलिस की तेजी से तैनाती, परिसर की तत्काल खाली और सर्च अभियान ने किसी भी संभावित खतरे को सकारात्मक ढंग से रोका। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल कोई विस्फोटक नहीं मिला है, स्थिति नियंत्रण में है और न्यायालय कार्य फिर से सुरक्षित रूप से बहाल किया जा रहा है। बार बार मिल रही धमकियां झूठी साबित हो रही है लेकिन इसका असर सुरक्षा व्यवस्था और जन भावना पर पड़ रहा है। सुरक्षा एजेंसी स्थिति पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है ताकि भविष्य में कोई खतरा सामने आए तो उसे समय रहते रोका जा सके। दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य के सभी हिस्सों में पहुंच चुका है जिसके चलते कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश भी हो रही है। शिमला शहर और आसपास का इलाका गहरी धुंध की चपेट में है। वहीं आज शिमला में दिन के समय बारिश हुई। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 29 जून तक मौसम बरसाती रहेगा। 25 से 27 जून अधिकांश प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बताई गई है। कई इलाकों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले 2 दिन न्यूनतम तापमान में स्थिरता, बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है और इसके बाद 3 से 4 दिन न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना बताई गई है। साथ ही मौसम विभाग के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि धुंध में यात्रा बेहद जोखिम भरी रहती है, इसीलिए बेहतर है कि आवश्यक कार्यों के अलावा बाहर न निकले। स्थानीय प्रशासन का निर्देश माने और आपदा प्रबंधन टीमों द्वारा जारी जानकारी पर ध्यान दें। दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय
होने के बाद हिमाचल में बारिश का एक तीव्र दौर शुरू हो चुका है। यह बारिश किसानों के लिए वरदान हो सकती है, लेकिन जल भराव और धुंध जैसी समस्याएं भी उत्पन्न कर रही है। इसीलिए आमजन और पर्यटकों से अपील है कि वे सतर्क रहे और मौसम संबंधी अधिकारियों से निर्देशों का पालन करें। हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब सस्ते राशन की दुकानों, डिपो में ओटीपी या बायोमेट्रिक के झंझट नहीं होगी। प्रदेश सरकार आगामी जुलाई माह से चेहरा स्कैन कर राशन वितरित करने की नई योजना शुरू करने जा रही है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा इस संबंध में तैयारियां अंतिम चरण में है। विभाग एक सप्ताह के भीतर फेस ऑथेंटिकेशन ऐप लॉन्च करेगा। इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं का चेहरा स्कैन कर उनकी पहचान आधार डेटा से मिलाई जाएगी। पहचान पुष्ट होने पर ही राशन वितरित किया जाएगा। इस नई तकनीक से बार बार सर्वर डाउन होने या ओटीपी ना मिलने जैसी समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। नई प्रणाली के तहत प्रदेश के सभी डिपो संचालकों के पास एंड्रॉइड स्मार्टफोन होना अनिवार्य होगा। मोबाइल से स्कैनिंग के बाद डाटा सीधे विभागीय सर्वर से जुड़ जाएगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सरल हो जाएगी। विभाग इस योजना के सुचारू प्रक्रिया के लिए आईटी विभाग के विशेषज्ञों की मदद ले रहा है और तकनीकी जांच के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बदलाव के बाद लाखों राशन उपभोक्ताओं को लंबी लाइनों और तकनीकी बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। प्रदेश सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और मजबूत प्रयास है। इससे न केवल वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि आम जनता को बेहतर और समय पर सेवा मिलेगी। आज आम आदमी पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जब 2 राज्यों में हुए उपचुनावों में पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। गुजरात के विसावदर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल इटालिया ने 17,581 मतों से भारी जीत हासिल की। वहीं पंजाब के लुधियाना से संजीव अरोड़ा ने 10,637 मतों से विजय प्राप्त की। इस शानदार जीत पर शिमला जिला के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। दोपहर 2 बजे जिला अध्यक्ष प्रेम ठाकुर की अगुवाई में सभी कार्यकर्ता डीसी ऑफिस शिमला के पास एकत्र हुए। इस मौके पर मिठाइयां बांटी गई और एक दूसरे को बधाइयां भी दी गई। पूरे माहौल में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। जिला प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शाना ने इसे पार्टी के सिद्धांतों और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत बताया। उन्होंने कहा कि जनता का यह समर्थन बदलाव और पारदर्शी राजनीति की ओर बढ़ता हुआ एक स्पष्ट संकेत है। बहुत धन्यवादी हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि इस खुशी के अवसर पर आप लोगों ने हमारी बात सुनी और आप हमारे साथ हैं। हमारे लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है कि कल जो हमारी 2 सीटें जीती गई हैं, उससे पार्टी को एक नया उत्साह और एक नया हौसला कार्यकर्ताओं के अंदर पनपा है। हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हम अच्छे मार्जिन से जीते हैं। इस जीत से उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा लगा है जो कहते थे कि हम आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर देंगे या आम आदमी पार्टी जो है वो भविष्य में ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि 2022 में पंजाब में कहते थे कि हम 117 में से 195 सीटें लेकर पंजाब में जो है वो आम आदमी पार्टी की आंधी आई है, लेकिन पंजाब के लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है वहाँ पर हमारे प्रत्याशी को विजय बना के कि अभी भी पंजाब के लोगों के अंदर जो हमारे मान सरकार है उसने जो काम किया है उस पर लोगों ने मोहर लगाई है। और आने वाले 2027 के चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी की आंधी नहीं बल्कि वहाँ आम आदमी पार्टी का तूफान चलेगा। इसी तरह से गुजरात जहाँ पर जो है बीजेपी का शासन है, उन्होंने अपना पूरा धन बल लगाया है जीतने के लिए, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने केजरीवाल की नीतियों पर विश्वास करके हमारे प्रत्याशी को विजय बनाया है। तो 2027 के चुनाव में मैं विश्वास रखता हूं और पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि गुजरात में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और हिमाचल प्रदेश में भी 2027 में जो है आम आदमी पार्टी के चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से जीत होगी।
शिमला के ऐतिहासिक राम मंदिर परिसर में एक विशेष आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग शारीरिक दर्द से राहत पाने के लिए पहुंचे। खास बात यह रही कि यहां बिना किसी दवा के इलाज किया जा रहा है और मरीजों को प्राकृतिक विधियों और आयुर्वेदिक तकनीकों से आराम भी पहुंच रहा है। शिविर का संचालन कर रहे डॉक्टर विक्रम मशाल, जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सा और प्राचीन भारतीय उपचार पद्धतियों के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया कि आधुनिक जीवन शैली के कारण शरीर में जो दर्द, तनाव और जकड़न होती है, उसका समाधान सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि शरीर के ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करने से मिलती है। यह आयुर्वेदिक कैंप शिमला के नागरिकों में प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। डॉक्टर मशाल और उनकी टीम आने वाले समय में और भी क्षेत्रों में ऐसे शिविर आयोजित करने की योजना बना रही है। रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिला, इसीलिए दूसरा कैंप लगाया गया। रोटरी क्लब में भी 150, 200 के लगभग पेशेंट आए थे। इसमें भी वही अभी 150 तक पेशेंट आ चुके हैं। दूसरा दिन है आज, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर सर्वाइकल और कमर दर्द के पेशेंट बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम पेशेंट वही है। नहीं, हम काफ़ी से बता रहे हैं, तो हम उनको बताते हैं जैसे कि पहले उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद उनको घर पे करने के लिए देते हैं। हम उनको बताते हैं कि ऐसा आप रेगुलर करें, सब सही हो जाएंगे। वो नियमित रूप से लाइफ में लाने की ज़रूरत वो रहता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब इसमें फॉलो बैक करने के ऊपर है। मतलब आप देखिए, अगर 100 पेशेंट आ रहे हैं तो उसमें से समझिए कि 30 पेशेंट ही फॉलो बैक करते हैं। फॉलो बैक करना बहुत ज़रूरी है। जैसा हम बताएंगे आप वैसा करते रहेंगे तो आप सही रहेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं रहेंगे, वैसे के वैसे हो जाएंगे। ये फॉलो करें। मैडम देखिए, आजकल उम्र का तो कुछ रहा ही नहीं है। आजकल मतलब समझिए 20 साल से लेके हमारे पास में 90 साल तक के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब कमर और सर्वाइकल की समस्या आजकल हर किसी को है। आप मतलब हर घर में से हर एक व्यक्ति को यहाँ समस्या हो सकती है, क्योंकि वाइफ आजकल किसी की देखिए वाइफ है, मदर है आपकी, लेडीज जब बर्तन वगैरह वॉश करते हैं उनको कमर में दर्द हमेशा रहता ही रहता है। तो ये आजकल का खान पान लाइफस्टाइल के कारण सब कुछ हो गया है। तो उनको हम बताते हैं, अगर कोई पेशेंट है तो उसको हम पहले ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद में बताते हैं कि ऐसा आपने हमें फॉलो बैक करना है, ये आपने एक्सरसाइज करनी है, इससे आप सही बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस फॉलो बैक करना जरूरी है। कुछ खान पान बताएं। राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल आज शिमला जिले के रामपुर स्थित ऐतिहासिक पदम महल परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। यह समारोह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के निधन की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया। राज्यपाल ने राजा वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे एक महान राजनेता, दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता और जनता के सच्चे सेवक थे। उन्होंने कहा कि उनका योगदान आज भी प्रदेश वासियों के हृदय में अमिट रूप से अंकित है। उनका जनसेवा से जुड़ा जीवन भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल की संस्कृति और आस्था की रक्षा के लिए जो उनके द्वारा कदम उठाए गए हैं वह उनकी देवभूमि के प्रति गहर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने प्रदेश की पवित्रता और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य किया, जो उन्हें एक सच्चे सांस्कृतिक संरक्षण के रूप में स्थापित करता है। राज्यपाल ने राजा वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी है, और उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह, जो हिमाचल सरकार में मंत्री है, उन्हें उनके द्वारा सांत्वना भी दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्तियों, परिजनों, स्थानीय नागरिकों और शुभचिंतकों ने समारोह में भाग लेकर पूर्व मुख्यमंत्री की स्मृति को नमन किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला से ताल्लुक रखने वाले ताइक्वांडो खिलाड़ी घनश्याम भारद्वाज ने एक बार फिर राज्य का नाम रोशन किया है। घनश्याम ने सीनियर नेशनल डेफ ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह चैंपियनशिप 20 से 22 जून 2025 के बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित VSST कॉलेज हॉल में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता का आयोजन ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिलिंग ऑफ डेफ के तत्वाधान में डेफ स्पोर्ट्स काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। यह 7वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ मुक्त बधिर ताइक्वांडो चैंपियनशिप थी, जिसमें देश भर के शीर्ष स्तर के मुक्त बधिर खिलाड़ी शामिल हुए। घनश्याम की यह उपलब्धि न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि देश भर में मुक्त बधिर खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई है। घनश्याम की यह उपलब्धि न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि देश भर के मुक्त बधिर खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। उनके अनुशासन, मेहनत और समर्पण ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि जज्बा हो तो कोई भी बाधा रास्ते नहीं आ सकती। खेल प्रेमियों और युवाओं के लिए घनश्याम भारद्वाज की यह सफलता एक प्रेरणादायक उदाहरण है।
देखिए, मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं हिमाचल प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन का चीफ टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। और जो आप देख रहे हैं जीत के जश्न की जिसकी बात आपने कही, ये 27वीं डेफ स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप हुई है कानपुर में। उत्तर प्रदेश डेफ एसोसिएशन की तरफ से ऑल इंडिया डेफ काउंसिल ने जो है इसको उसके जो है तत्वाधान में ये चैम्पियनशिप आयोजित कराई गई पिछले 20 से 22 जून के बीच में कानपुर में। तो उसमें हमारे हिमाचल प्रदेश के ये डेफ प्लेयर हैं मिस्टर घनश्याम भारद्वाज जी। तो ये मैं इनका कोच भी हूँ और इनको जो है हमने स्टेट रिप्रेजेंट इन्होंने वहाँ किया, वहाँ हमने खेलने के लिए भेजा और इन्होंने वहाँ इंडिविजुअल पुमसे ताइक्वांडो कैटेगरी में गोल्ड मेडल प्रदेश के लिए जीता और प्रदेश का नाम रोशन किया। मैं हिमाचल प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन को भी बधाई देता हूँ एज ए इनका कोच होने के नाते, और साथ में इनके अभिभावकों को, इनके पेरेंट्स को, इनके तमाम फैमिली मेम्बर्स को मैं बधाई देता हूँ, प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ कि हमारा ये पहला मेडल है डेफ कैटेगरी में जो नेशनल लेवल से गोल्ड मेडल आया है। और इस गोल्ड मेडल को जीतने के बाद मिस्टर घनश्याम भारद्वाज जी जो हमारे ये डेफ प्लेयर हैं, इनका जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि इनका इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का टिकट जो है जारी है। अब ये इंटरनेशनल लेवल पर भी खेल सकते हैं। हालांकि इनका 2 बार पहले भी मलेशिया के लिए और किर्गिस्तान के लिए सिलेक्शन हुआ, लेकिन कहीं किन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों की वजह से ये वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि डेफ काउंसिल ऑफ जो ऑल ओवर इंडिया की डेफ काउंसिल स्पोर्ट्स काउंसिल है, वो जो है इनको इनकी इस अचीवमेंट को देखते हुए जो है इंटरनेशनल लेवल पर इनकी जो है भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। और मैं इनका कोच होने के नाते हिमाचल सरकार से ये निवेदन करूंगा कि ऐसे हमारे जो उभरते खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर हैं, उनकी जिन लोगों की फाइनेंशियल माली हालत है और वो इकोनॉमिकल वीक है और वो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे या इस लेवल पे खेलने के लिए दक्ष नहीं है, सक्षम नहीं है, तो आप प्लीज़ जो है चाहे वो सीधे तौर पे या स्टेट एसोसिएशन के माध्यम से जो है इनकी फाइनेंशियल कुछ हेल्प करें, मदद करें, ताकि ये हमारे प्रदेश का नाम इस तरीके से रोशन करते रहें और भविष्य में जो है इंटरनेशनल लेवल पर खेल करके भी ये हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन करें।